रेडी सर। ठीक है जी, स्टार्ट सब। क्या क्या अमेंडमेंट्स, कितने अमेंडमेंट को स्टे मिला है, तफसील बता सकते हैं? जो पहला अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया था, जो वक्फ प्रॉपर्टी जो भी डोनेट करने वाला था, वो डोनेट करने वाला जो है टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस इस्लाम फॉर लास्ट 5 ईयर्स, वो जो कंडीशन दिया गया था उस पर स्टे लगा है। जो दूसरा जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, तो उसमें जो है जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स अगर उसमें गवर्नमेंट पार्टी है तो ज़मीन जो है गवर्नमेंट के तहत ये हो सकती थी, वो उसके तहत भी जो है एक स्टे दिया गया है। तो तीसरा ये है जो वक्फ काउंसिल में 4 अफराद के लिए जो प्रोविज़न बना गया था, जो नॉन मुस्लिम्स को जो प्रोविज़न बनाया गया था, उसके वो जो है 4 आदमियों को महदूद करके स्टेट के लिए 3 लोग करने के बोल को जो एक अमेंडमेंट में थोड़ा एक पार्शल स्टे दिया गया है इसमें। तो ऐसे कौन से और क्लॉजेस हैं जिनमें स्टे नहीं मिला है? और जो वक्फ बाई यूज़र था, तो वक्फ बाई यूज़र पे जो है वही जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला था वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, तो उसमें स्टे नहीं मिला है। तो उसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है उसमें भी जो तब्दीली की गई थी उसमें भी कोई स्टे नहीं है। तो जो लिमिटेशन एक्ट था, तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी जो है स्टे नहीं दिया गया है। तो जाके ही कोई तो ये हेलो अब ये इंटरिम ऑर्डर है, तो अगला कदम क्या होगा जो वकला की जानिब से, यानी आप जैसे इंटरवेंशन एप्लीकेंट हैं, आपकी जानिब से क्या कोशिश रहेगी अगले? जल्द से जल्द जो है ये फाइनल हियरिंग पर जो है ज़ोर दे के, अगर फाइनल ऑर्डर हो गया तो उसमें कुछ फाइनल जो है एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो इंटीरियम ऑर्डर्स दिया गया है उसे भी ओवर पावर करके दूसरे ऑर्डर्स आने का उम्मीद है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस केस की पैरवी शुरू से कर रहा है और मुल्क भर में जो है इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किए हैं, इनका कहना है कि ये जो ऑर्डर आया है इससे वो डिसअपॉइंटेड है, जबकि जो ओपोजिशन का कहना है कि ये एक जीत है। तो कैसे देखते हैं आप ये दोनों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टैंड है ये सही है। जिसमें इंटरिम ऑर्डर दिया गया है वो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ गया है समझो। जो अपोजिशन जो है वो उनके तहत वो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जो वक्फ बाई यूज़र का बोल रहा हूँ ना मैं, इसमें उत्तर प्रदेश में ही 1,12,000 जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनका। तो इसमें ख़बरस्तान, ईदगाह, खानखा, कुछ थोड़े मस्जिद भी हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वक्फ बाई यूज़र के तहत जो भी चल रहा है उस पर अगर स्टे नहीं है बोले तो स्टेट गवर्नमेंट के जो है एक्ट। तो अब जो लीगल बैटल आगे चलेगा, बिल्कुल ये फाइनल हियरिंग हो जाएगा। तो फाइनल हियरिंग के लिए जो अर्ली हियरिंग एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जल्दी सुनवाई के लिए। अगर कोर्ट मानता है तो फिर फाइनल हियरिंग जो है जल्द से जल्द होने की उम्मीद है। तो अंदाज़न आपको क्या लगता है कि फाइनल हियरिंग के लिए इक़दाम कब लिए जाएंगे? वही अभी जो है एक जॉइंट ये मीटिंग करके जो वकला अपेयर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन बोल के डाल सकते हैं जल्दी सुनवाई के लिए। अगर कोर्ट से मान के एक डेट फिक्स करता है तो वो डेट में जो है फाइनल हियरिंग हो सकती है। कह रहे थे सर कि ये लीगल जो बैटल है ये कंटिन्यू होगा और जो प्रोविजंस जिन पर स्टे नहीं लगा है उन पर स्टे लगाने की या फिर इस अमेंडमेंट्स के एक्ट को दोबारा इसमें फिर इंटरिम ऑर्डर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये 3-4 दिन तक लगातार सुबह शाम ये बहस होने के बाद 3-4 महीने रिज़र्व होने के बाद ये जजमेंट आया है। तो इसके बाद फिर इंटरिम का कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी जो भी है, अगर अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन डाल के हम लोगों को फाइनल हियरिंग के लिए प्रेशर करना है तो कब होगा सर? वो जल्द से जल्द। वो जो पिछली बार भी जो है हमारी कपिल सिब्बल से मीटिंग हुई थी आर्गूमेंट के पहले, जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाले हैं उनके ग्राउंड्स वगैरह हम शेयर करके कॉमन पॉइंट्स बना के दिए थे। तो अब इसके बाद जो है पोस्ट या ऑर्डर के बाद जो है फिर मीटिंग बुलाई जाएगी अभी, तो उसमें जो है मशवरा दे के जल्द से जल्द अर्ली हियरिंग डालने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगली हियरिंग में आपके क्या आर्गूमेंट्स होंगे कि जो बकिया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, अब जो भी होगा, ये जो अमेंडमेंट चैलेंज किए ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो वो स्ट्रक डाउन करने के लिए जो मेन प्रेयर है हमारा, तो उसी पर हमारा पूरा बहस होगी इसके बाद फाइनल हियरिंग में।
तो इसमें जो भी अब इंटरिम ऑर्डर गया है वो फिर ऑब्सोल्यूट हो सकते हैं। जो इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला है तो उसमें भी कुछ जो है रद्दोबदल होने का भी गुंजाइश है। क्या प्रेयर है? प्रेयर तो पूरा स्ट्रक डाउन है। जो अमेंडमेंट एक्ट है, टोटल अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के जो है ये केस है हमारा पूरा। तो अभी जो वक्फ बाय यूज़र जो मेन मसला था उस पर इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला है, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पूरे देश में। फिर कर्नाटक के हद तक भी जो है 600 से ज़ायद कब्रिस्तान, ईदगाह जो खानखा है जो वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से चल रहे हैं अभी, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट यानी क्या होगा सर? इम्पैक्ट ये होगा कि जो आदमी एडवर्स क्लेम कर रहा है वो प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी मैटर जो है पेंडिंग है, समझो केस चल रहा है जो दोनों के बीच में, अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो वही उसका मैंडेटरी है ये अमेंडमेंट के हिसाब से। अगर तुम वक्फ जो बाय यूज़र चला रहे हो, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, कोई जो वक्फ की जगह है, उसके अगर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है या तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रॉपर आपका, तो फिर ये सिविल कोर्ट में अगर चल रहा है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है केस बोले, तो हमारी हार होगी उसमें। तो कोर्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के बिना पर ही ऑर्डर देगा। अभी ये इंटरिम ऑर्डर के बाद जो है, इंटरिम ऑर्डर नहीं देने के वजह से एडवर्स पोजीशन जो है ना, जो आदमी अगर गैर कौम कोई पोजीशन में है 30-40 साल से वक्फ की प्रॉपर्टी में, वो एडवर्सली क्लेम करेगा। तो एडवर्स पोजीशन का एक मेन ये इंटेंट ये है कि यू हैव टू एडमिट दी अदर साइड्स ओनरशिप। अब वो बोलेगा कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन मैं इससे इतने साल से यहाँ पे हूँ। अब सेक्शन 107 के साथ जो लिमिटेशन एक्ट जो अप्लाई हुआ है केस में, वो लिमिटेशन एक्ट अभी तक जो है अप्लाई नहीं होता था वक्फ प्रॉपर्टी से वक्फ केसेस में। तो ये अमेंडमेंट में जो है वो लिमिटेशन एक्ट इम्पोज करने की वजह से तो एज गुड एज एनी अदर केस के जैसा जो है ये मैटर मुश्किल में आएगा। मिसाल के तौर पर एक छोटा एग्जाम्पल, कुछ एक ज़मीन है सब 30-40 साल से कोई एक गैर कौम उसमें काबिज़ है, तो वक्फ की जो इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी लड़ाई चल रही है समझो, तो वो अगर पोजेशन में वक्फ के इंस्टीट्यूशन में नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद वक्फ की प्रॉपर्टी अगर ये रजिस्टर्ड नहीं थी या तो उनके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पहले ये था कि गैजेट नोटिफिकेशन में अगर प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो गई कि वक्फ था ये, तो वक्फ वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ के हिसाब से जो है जजमेंट हमारे फेवर में होते थे। अभी जो है बाद लिमिटेशन में जो है कितने की 30-40 साल के बाद भी केस अगर करते हैं तो वो केस हमारे फेवर में होते थे। अब लिमिटेशन एक्ट रहने की वजह से विद इन टाइम फ्रेम सेक्शन 5 अप्लाई होगा, समझिए, तो 3 साल 5 साल जो ये है इसका लिमिटेशन कोई केस फाइल करने का, अब उससे बाहर गए तो जो है कंडोनेशन डिले नहीं होएगा अभी, तो लिमिटेशन के ऊपर ही जो है केस आपका खारिज हो जाएगा। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो जिन पर स्टे नहीं हुआ है, अब अगला जो है जो भी आप पिटिशन डालने वाले हैं? नहीं, अंदेशा ये है, ये इंटरिम ऑर्डर नहीं होने की वजह से जो नॉन कांग्रेस गवर्नड स्टेट्स हैं तो वहाँ पे इसका ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें नुकसान होने की बहुत गुंजाइश है। कोई रोकने का तरीका? तो वही लोकल कोर्ट्स में जाना है, लोकल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स में जाके ये लीगल टीम जो है मजबूत करके वक्फ बोर्ड्स को जो है ये बचाने की कोशिश करना है। तो फाइनली एक लास्ट सवाल ये कि अब आने वाले दिनों में जब फाइनल हियरिंग के लिए आप लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे और अगर फेवरेबल डिसीजन नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट से, जैसा बहुत सारे लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन टोटल इस अमेंडमेंट एक्ट को सारे अमेंडमेंट्स को ख़त्म किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो है पहले एक रिट पिटीशन डाला गया है, ये एक SLP रहता है, एक रिट पिटीशन रहता है, ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करने के लिए ये डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंदर जो आया है, तो इसलिए ये रिट पिटीशन है ये। इसके बाद इसे एक रिव्यू होगा, रिव्यू पिटीशन होगा, तो वो सेम बेंच के सामने जाएगा। तो अगर वो भी अगर हमें फेवरेबल ऑर्डर नहीं होता है तो आखिर में जो है क्यूरेटिव पिटीशन डालना पड़ेगा, तो उसमें 5 जजेस रहते हैं, उसमें वो फाइनल हो जाएगा।
अच्छा